हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब का गांधी के साथ पहला विवाद शुरू होता है पृथक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर। इतिहास की पुस्तकों में यह पूना पैक्ट या अरवदा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि क्या रही है, आखिर मसला क्या रहा और क्यों बाबा साहब और गांधी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने किस रूप में खड़े होते हैं, क्यों कर खड़े होते हैं, जरा हम लोग इसकी पहले चर्चा कर लें। पूना पैक्ट ऐतिहासिक पैक्ट है। यह अंग्रेजों के सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ गांधी के द्वारा किए गए अनशन का समापन इस पैक्ट के द्वारा हुआ था। जरा इतिहास के पन्नों को हम लोग सावधानी और उस समय के परिदृश्य में देखने की कोशिश करें। भारत में वह समय गुलामी का समय है। अंग्रेजों ने भारत में जो दो चीजें की, एक कि भारतीय समाज को अंदर से तोड़ने की कोशिश की, इसलिए जो पहले से विभेदकारी तत्व मौजूद थे उसको उन्होंने उभारा, और दूसरा एक ऐसा तबका खड़ा किया जो तबका अंग्रेजों के विचार को भारत में ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू कर सके। जब भारत में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय की ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि इस आंदोलन को दो तरह से कुचला जाए। एक जो सरकारी दमन है, जो सत्ता की ताकत है उसके द्वारा, और दूसरा इस समाज के अंदर की जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को उभार कर समाज को आपस में बांटा जाए। इसलिए गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने हर धर्म के प्रतिनिधियों को बुलाया, हर सामाजिक तबके के प्रतिनिधियों को बुलाया। बाबा साहब वहां गए और जिस तरीके से मुसलमानों को, सिखों को पृथक निर्वाचन देने की बात की गई थी, वैसे ही दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का अंग्रेजी सरकार ने एक तोहफा दिया और बाबा साहब ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। गांधी के लिए यह असह्य था कि वे अपने ही समाज को अपने ही लोगों के द्वारा तोड़े जाते हुए देखने के साक्षी बने रहें और मूक रहें। ये संभव नहीं था। हम लोग जरा गांधी के आंदोलन को और गांधी के राजनीति को देखने की कोशिश करें तो गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश करते ही जो पहली बड़ी कोशिश की थी वह कोशिश थी हिंदू मुस्लिम एकता की और कांग्रेस संगठन के चरित्र को पढ़े लिखे तबकों से निकालकर आम लोगों की संस्था बनाने। इसलिए यह अकारण नहीं है कि किसानों के आंदोलन से गांधी भारतीय राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और 2 से 3 साल के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरते हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत के 2 सबसे बड़े धार्मिक समूह हिंदू और मुसलमान को बंगभंग आंदोलन के बाद एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया था,
और दोनों एक दूसरे के विरोधी हो चुके थे, वहां पे उन्होंने इन दोनों को मिलाने का एक बड़ा सफल राजनीतिक आंदोलन किया, खिलाफत और असहयोग के रूप। अब अरुंधति की ये शिकायत है कि गांधी खिलाफत के द्वारा धार्मिक मुद्दे पर राजनीति करते हैं और उसमें वे कट्टरपंथी मुसलमानों को साथ लेते हैं और उदारवादी मुसलमान उस आंदोलन से अपने को अलग कर लेते हैं। यहाँ अरुंधति इस पूरे संदर्भ को भूल जाती हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद से बंग भंग आंदोलन के दौरान हुए हिंदू मुस्लिम दंगे से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका था। गांधी ने चंपारण सत्याग्रह से शुरू करके उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन के तौर पर असहयोग आंदोलन के दौरान खिलाफत आंदोलन को मिलाया इसमें, और कांग्रेस के पूरे सांगठनिक ढांचे को आमूलचूल ढंग से बदल दिया 1920 के नागपुर कांग्रेस से। अब यहां से वे भारतीय समाज की जो सबसे बड़ी कमजोरी, जिसका अंग्रेज लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, उस हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करना उन्होंने शुरू किया। और हम सभी इस तथ्य से भी वाकिफ हैं कि 1924 का जो पहला बड़ा अनशन है गांधी का 21 दिनों का, वह हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर है। और उस दौरान वे किस तरह से अली बंधुओं के घर पर रहकर इस चीज को अंजाम देते हैं, किस तरह से उन लोगों के साथ एक दोस्ती का रिश्ता बनाते हैं, व्यक्तिगत रिश्ता बनाते हैं, राजनीतिक रिश्ते को व्यक्तिगत रिश्ते में बदलते हैं, राजनीतिक रिश्ते को केवल पावर शेयरिंग का रिश्ता नहीं बल्कि संवेदनात्मक आदान प्रदान का भी रिश्ता बनाते हैं, संवेदनात्मक तंतुओं को जोड़ते हैं। इस चीज को अरुंधति अपने पूरे विश्लेषण में अनदेखा कर देती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब गांधी ये चीज को बार बार महसूस कर रहे थे कि जिस तरह से मुस्लिमों को मुस्लिम लीग की राजनीति के मार्फत अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करते जा रहे हैं, अगर उसी तरह से अन्य सामाजिक समूहों को भी राष्ट्रीय आंदोलन से परे करते जाएंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए वे किसी भी सूरत में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली नहीं बनने देना चाहते थे। इसलिए पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड के तहत जितनी सीटें दी जा रही थीं दलित तबके के लिए, उससे कहीं ज्यादा सीटें देकर गांधी ने उस आंदोलन को खत्म करने के लिए एक व्यक्तिगत कोशिश, राजनीतिक कोशिश और भावनात्मक अपील भी की। गांधी उस वक्त यरवदा जेल में बंद थे और वहां से उनको इस पूरे घटनाक्रम का संचालन करना था। गांधी बखूबी इस चीज को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात को वे केवल राजनीतिक चौहदी में नहीं रखते। गांधी साफ तौर पर मानते हैं कि दलितों का मुद्दा हिंदू धर्म के भीतर का मामला है, इसलिए यह धार्मिक सामाजिक सुधार का मामला है। इस सामाजिक धार्मिक सुधार के मामले को राजनीति के नजरिए से संबोधित केवल नहीं किया जा सकता। और अगर भारतीय समाज को लंबे समय तक बने रहना है, हिंदू धर्म को
एक धर्म के रूप में अपनी सत्ता को जीवंत बनाए रखना है तो छुआछूत को खत्म होना होगा, अस्पृश्यता का निवारण करना होगा और जाति प्रथा में जो ऊंच नीच का भेदभाव है और एक काम के लिए ज्यादा रकम और दूसरे काम के लिए कम रकम का जो विधान बना हुआ है, इसको खत्म करना होगा।